हेलो, जय श्री कृष्ण। यस। सो आज हम लोग ये न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं, और ये न्यू बुक स्टार्ट करने का हमारा इंटेंशन ये है कि जो भी हम लोग मॉर्निंग रिचुअल्स हमें करने होते हैं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों ने एटॉमिक हैबिट बुक के अंदर पढ़ा था कि जो भी चीज आपको करनी हो ना, आप उस चीज के अराउंड जो है अच्छी चीजें रीड करना चालू कर दो, ताकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन वो चीज एक्सेप्ट करने लग जाए। एक बार अगर वो एक्सेप्ट करने लग गया, तो फिर ऐसे है कि बहुत ही जल्दी वो फिर उस चीज को फॉलो भी करने लगेगा, हेल्प भी करने लगेगा आपकी उसी चीज के अंदर। तो ये चीज को फॉलो करते हुए हम लोग हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स के अराउंड ये बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, उस इंटेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं, such that we also get one kind of, I won't say precisely validation, but again a kind of motivation that yes, we have to do these things, a reminder that yes, we should do these things. So let us start our book. So this is introduction. इंट्रोडक्शन के अंदर ऑथर ये बता रहे हैं कि मेरी कहानी, और क्यों ये एक वो कहानी है जो मैटर करती है, क्यों आपकी कहानी मैटर करती है। तो ये बात है 3 दिसंबर 1999, 1999। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। ऑथर 20 साल के थे। उनकी पहली कॉलेज जो है वो पूरी हो चुकी थी। उन्होंने पिछले 18 महीने एक टॉप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 200 मिलियन मार्केटिंग कंपनी अर्न किए, राइट, जितना वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे उस एज के ऊपर। उनकी एक बहुत प्यारी सी गर्लफ्रेंड थी, एक सपोर्टिव फैमिली थी, और बेस्ट फ्रेंड्स थे जिसको ऑथर हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और उन्हें लगता था कि वो बहुत ब्लेस्ड है। उन्हें लगता था कि दुनिया के टॉप पे है, और इससे अच्छी तो जिंदगी की कोई भी वास्तविकता हो ही नहीं सकती है। दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ लाइफ दैट ऑथर कुड आस्क फॉर। लेकिन 11:32 PM ऑथर ड्राइव कर रहे हैं 70 माइल्स पर आवर हाईवे 99 पे। उन्होंने रेस्टोरेंट छोड़ा, वो और उनके दोस्त, सिर्फ वो दो ही लोग थे, वो और उनकी गर्लफ्रेंड। और पूरे शाम के इवेंट से थक चुके थे, पैसेंजर सीट पे रेस्ट कर रहे थे, राइट। उनकी गर्लफ्रेंड, ऑथर नहीं। ऑथर तो एकदम खुले थे, उनकी आंखें रोड के ऊपर, और वो अपने फिंगर्स को आराम से हवा में घुमा रहे थे म्यूजिक के साथ। और इसी यूफोरिया की स्टेट में नींद जो है उनके दिमाग से बहुत दूर थी। ये 70 माइल पर आवर की जो स्पीड थी अपनी ब्रांड न्यू फोर्ड मस्टैंग के अंदर, वो सिर्फ 2 घंटे दूर थे अपनी वर्ल्ड लाइफ की बेस्ट स्पीच देने के लिए। जस्ट दे के आए थे स्पीच, सॉरी। और उन्हें पहला स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और ऑथर इससे बहुत हैप्पी थे। वो चाहते थे कि वो अपनी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग चीख चीख के सबको बताएं, जो भी सुनना चाहे। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड तो सो चुकी थी। तो ऑथर ने अपने मॉम डैड को कॉल किया, लेकिन वो लेट हो चुकी थी, तो सो चुके थे। लेकिन उनके पास और कोई तरीका नहीं था कि वो किसी से भी बात कर पाए, नहीं। और बाद में उन्हें पता चला कि शायद ये आखिरी मौका होगा कि वो बात कर सकते थे। ऑथर को याद नहीं कि उस रात क्या हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी शेवरोलेट ट्रक सीधा ऑथर की तरफ आ रही थी, और एक ही झटके के अंदर वो पूरी जो पिकअप साइज थी, वो ट्रैवल कर रही थी शेवरोलेट की जो इतनी बड़ी वैन थी 80 माइल्स पर आवर की, और वो ऑथर के फोर्ड मस्टैंग के अंदर आके घुस गए। कुछ सेकंड स्लो मोशन में गुजरे। वो जितने भी म्यूजिक था वो समझ ही नहीं आ रहा ऑथर को। दोनों गाड़ियों की मेटल फ्रेम्स टकराई, और वहां से इतनी तेज आवाज निकली, मस्टैंग के एयरबैग खुले, और इतने फोर्स में खुले कि ऑथर सो गए, बेहोश हो गए। उनका दिमाग अभी भी 70 माइल पर आवर की स्पीड पे ही चल रहा है, और उनकी खोपड़ी जो है, वो सीधा जाके उस एयरबैग से टकराए, और वहां के उनके ब्रेन के वाइटल टिश्यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पूरे डैमेज हो गए। उस इम्पैक्ट के बाद
उनकी जो गाड़ी की मस्टैंग गाड़ी की जो टेल एंड थी वो सीधा उनके राइट साइड में आई, और ड्राइवर साइड का डोर जो है वो अनअवॉइडेबल टारगेट बन गया, जो पीछे वाली कार था उसका। और वो जो शेवरोलेट थी वो एक 16 साल का बच्चा चला रहा था। उसने ऑथर की गाड़ी को इतनी जोर से क्रैश किया, डोर जो है वो पूरा ऑथर की बॉडी में आ गया, वो जो पूरी मेटल की फ्रेम थी वो उनके सर के अंदर चली गई, और उनका पूरी स्कल जो है, खोपड़ी, वो पूरी एकदम क्रैश क्रैश हो गई। इससे उनके लेफ्ट ईयर को बहुत ज्यादा चोट लगी, और उनका जो लेफ्ट आई सॉकेट होता है, आंख, राइट, वो पूरा क्रश हो गया, और लेफ्ट आई बॉल जो है पूरा डेंजरसली अनसपोर्टेड हो गया, उनका लेफ्ट आर्म टूट गया, और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। उनका जो नीचे का रीजन है, वो पूरा जो है शेवरोलेट गाड़ी जो थी उसके कंसोल से टकरा के फेल हो गया है। वहां पे 3 अलग अलग जगह पे फ्रैक्चर हैं। जो उनकी जांघा होती है, थाइस, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी होती है, वो 2 टुकड़ों में हो चुकी है, राइट। और एक पूरा खड्डा हो चुका है, हर जगह खून ही खून, पूरी बॉडी तबाह हो चुकी है, और दिमाग तो परमानेंटली डैमेज हो चुका। इतना फिजिकल पेन की ऑथर की बॉडी शट डाउन कर गई, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया, और सब कुछ काला हो गया, और ऑथर कोमा में चले गए। आप जीते हो 2 बार, ऐसा होता है। तो ऑथर बताते हैं कि अगली चीज जो हुई वो तो किसी जादू से कम नहीं थी। इमरजेंसी रेस्क्यू टीम आई, और उन्होंने ऑथर के शरीर को कट किया। इससे ऑथर का बहुत खून बहा, उनका हार्ट रुक गया था, ब्रीदिंग रुक गई थी, क्लिनिकली ऑथर मर चुके थे। पैरामेडिक्स ने इमिडिएटली उन्हें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के अंदर डाला, और लग गए पूरे जी जान से कि इसकी जिंदगी बचानी ही है। 6 महीने बाद वो लोग सक्सीड हुए, उनका हार्ट बीट वापस से रिज्यूम हो गया, वो ऑक्सीजन लेने लगे, और फाइनली जिंदा हो गए। 6 दिन उन्होंने कोमा में बिताए, और फिर इस न्यूज के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली कि वो कभी भी शायद वॉकिंग कर ही नहीं पाएंगे। 7 हफ्तों की रिकवरी लगी, और हॉस्पिटल के अंदर पूरा रिहैबिलिटेशन हुआ। उसके बाद वो चलना सीख पाए, और अब वो अपनी पेरेंट्स की केयर के अंदर हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर। 11 फ्रैक्चर्ड बोन, परमानेंट ब्रेन डैमेज, और अब एक एक्स गर्लफ्रेंड जो हॉस्पिटल के अंदर ही थी। जिंदगी जैसे उन्हें पता था कि कभी भी सेम नहीं रहेगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सारी चीजें एक अच्छी चीजों के लिए हो रही है। अपनी न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, और बहुत बार उन्हें ऐसे लगता था कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि यार मुझे अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद को ही लेनी है। कंप्लेन करने के बदले कि यार चीजें कैसी हैं, उन्होंने एम्ब्रेस करना, तारीफ करना चालू किया कि चलो चीजें अच्छी हैं। उन्होंने अपनी एनर्जी जो उस जगह पे नहीं लगाई कि काश मेरी जिंदगी डिफरेंट होती, काश मेरी जिंदगी में खराब चीजें नहीं होती। रेदर उन्होंने अपना पूरा फोकस इस चीज पे लगाया कि आज मेरे पास बेस्ट क्या है। और क्योंकि वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, उन्होंने फॉरवर्ड, आगे बढ़ना ही एक सही राह समझे। उन्होंने डिसाइड किया कि मेरी लाइफ के पोटेंशियल को और अपने ड्रीम्स को तो मैं अचीव करके ही रहूंगा, लेकिन मैं जो इतना स्ट्रांग बना हूं, अब मेरा ड्रीम ये है कि मैं लोगों को भी स्ट्रांग बनाऊं। और इसी के चलते उन्होंने उन्होंने ग्रेटफुल रहना चालू किया, जो भी उनके पास था, जितनी भी चीजें उन्हें मिली थी सब चीजों के लिए ग्रेटफुल रहे, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो भी मुझे चाहिए मैं वो चीज बना के रहूंगा। ये एक कार एक्सीडेंट बेस्ट चीज हुई उनके साथ, ये सोच के बाद, अपने बिलीफ के साथ कि सब चीजें किसी कारण से होती है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसमें से सिर्फ अच्छी चीजें पिक करें। उन्होंने अपने एक्सीडेंट को एक अच्छा सा कमबैक बताया।
ये हम लोग बात पढ़ रहे थे 1999 की 3 दिसंबर। अब ऑथर बता रहे हैं 2000 की बात है, ईयर 2000। एक वो साल जब वो हॉस्पिटल बेड के अंदर थे, टूटे हुए थे लेकिन हारे हुए नहीं। ये बहुत डिफरेंट खत्म हुआ। उनके पास कार नहीं थी, राइट, और उनके पास सारे एक्सक्यूज थे कि वो घर पे बैठ के खुद के लिए सॉरी फील करें। लेकिन वो अपनी कंपनी में वापस से सेल्स पोजीशन में गए और उनके करियर का वो बेस्ट ईयर था। उन्होंने कंपनी के अंदर 6th नंबर पे आए, आउट ऑफ 60,000 एक्टिव सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे। 60,000 में से 6th रैंकिंग, वाह। और ये सारी चीजें तब हुई हैं जब वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली रिकवर कर रहे हैं उस घटना के बाद। साल 2001, उन्होंने जिंदगी के कुछ बहुत हसीन लेसन सीखे अपने एक्सपीरियंस से। और अब ये टाइम था कि वो अपनी एडवर्सिटी को इंस्पिरेशन बनाए। उनके साथ ये जो घटना घटी है, इससे वो लाचार नहीं बल्कि और ताकतवर महसूस करें। उन्होंने अपनी कहानी सब लोगों को सुनाना चालू किया। हाई स्कूल और कॉलेजेस में गए, स्टूडेंट्स और फैकल्टी से जो रिस्पॉन्सेज मिले इतने पॉजिटिव थे कि ऑथर एक मिशन पे लग गए कि मुझे तो यूथ को इम्पैक्ट करना है। 2002 के अंदर उनके एक दोस्त जॉन बर्गॉफ, उन्होंने ऑथर को इनकरेज किया कि वो अपने एक्सीडेंट के बारे में एक बुक लिखें और लोगों को और इंस्पायर करें। तो ऑथर ने लिखना चालू कर दिया। और जितनी जल्दी उन्होंने लिखना चालू किया उतनी ही जल्दी रोक भी दिया। क्यों? क्योंकि ऑथर राइटर नहीं थे। जो स्कूल के अंदर बड़े बड़े ऐसे लिखने होते थे वही ऑथर के लिए मुसीबत का काम था। बुक तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद ऑथर हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेटेड, उदास होके बैठे रहते थे। और उन्हें लगता था कि यार ये चीज लिखना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वो टॉप 10 आए अपनी कंपनी के अंदर सेकेंड टाइम इस साल के अंदर, वाओ। 2004 के अंदर उन्होंने सोचा वो अपना मैनेजमेंट के अंदर हैंड्स ट्राई करेंगे। और उन्होंने सेल्स मैनेजर की पोजीशन अब एक्सेप्ट कर ली। उनकी टीम कंपनी के अंदर नंबर 1 आई और सारे टाइम के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। ऑथर पर्सनल सेल्स माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया और सबसे ज्यादा सेल्स की। और कंपनी के हॉल ऑफ फेम, जो एक बहुत बड़ा सा जहाँ पे सब लोगों की फोटोज होती है कि जिन्होंने कंपनी के लिए बहुत एक्सेप्शनल काम किया, उसके अंदर ऑथर की भी फोटो आई। और जब ऑथर को लगा कि उन्होंने इस कंपनी के साथ जितनी भी चीजें हासिल करनी थी, राइट, वो कर ली, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। मैं वो बुक भी लिखूंगा जो मेरे दिमाग के अंदर कुछ सालों से चल रही है। और ऑथर अर्सला से मिले। ये दोनों इनसेपरेबल लोग थे, अलग ही नहीं हो पाते थे। और ऑथर को ये फीलिंग थी कि शायद यार यही वो है जिसके साथ मेरा आगे फ्यूचर है। 2004 के बाद आया 2005, और 2005 का फरवरी का महीना। ऑथर बताते हैं कि ऑडियंस के अंदर वो बैठे ऐसा सोच रहे थे। उनकी लास्ट कंपनी की, कटको कंपनी की कॉन्फ्रेंस थी। और उन्हें एक बहुत पेनफुल चीज पता चली कि उन्होंने कभी भी अपना पोटेंशियल तो अचीव ही नहीं किया। हाँ, उन्हें कुछ अवार्ड्स मिले, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े। लेकिन जो दो टॉप परफॉर्मर थे जिन्हें हाईएस्ट एनुअल अवार्ड मिला, जो कटको कंपनी देती है, रोलेक्स, ऑथर ने रियलाइज किया कि यार मुझे वो नहीं मिला। और ऑथर ने सोचा कि यार मैं अब खुद के साथ रह नहीं पाऊंगा अगर मैंने कंपनी छोड़ दी अपने पोटेंशियल को पूरा किए बिना। एटलीस्ट मुझे 1 साल और देना चाहिए। लेकिन इस साल मैं खुद को पूरा ही झोंक दूंगा इस प्रोसेस के अंदर। 2005 के अंदर भले ही उन्होंने लेट स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने एक गोल सेट किया कि वो अपनी सेल्स को डबल कर देंगे। और वो एकदम अचंभित हो गए, लेकिन वो कमिटेड भी थे। और उन्होंने ये ठान ही ली थी कि वो बुक लिखेंगे और पूरी स्टोरी शेयर करेंगे पूरी दुनिया के साथ। वो 365 दिन लगातार काम करते रहे, सिर्फ बेचना लिखना, बेचना लिखना, एक ऐसे डिसिप्लिन के साथ जो स्टार्टिंग के 25 साल तो उनकी लाइफ में था ही नहीं। उनके अंदर इतना पैशन आ गया था जो आज से पहले कभी नहीं आया है। और जो मीडियोक्रिटी, आम सोच होती है, एवरेज सोच होती है, उससे ऊपर उठ के
उन्होंने सोचा कि अब मैं यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन के दिखाऊंगा। पूरी जिंदगी वो सिर्फ इसी ऑर्डिनरी सोच से ऑपरेट किए हैं। ईयर के एंड तक ऑथर अपने दोनों गोल्स पे पहुंच गए। उन्होंने अपने प्रीवियस बेस्ट सेल्स ईयर की डबल सेल्स की, और पहली बुक भी खत्म कर दी। और ये चीज ऑफिशियल थी कि कोई भी चीज पॉसिबल है अगर आप ठान लो। वाह, बहुत अमेजिंग। अब आता है 2006 का स्प्रिंग, उनकी पहली बुक की जिंदगी को जैसी है वैसी अपनाना। कैसे उस जिंदगी को अपनाए जो आपको मिली है, और इससे अपने सपनों की जिंदगी बनाए। ये बुक 7वें नंबर पे आ गई अमेजन बेस्ट सेलर की लिस्ट के अंदर। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सोच भी नहीं सकते थे। ऑथर के जो पब्लिशर थे वो कंट्री छोड़ के ही भाग गए, और इसके साथ साथ ऑथर के 100% रॉयल्टीज ले गए उनकी बेस्ट सेलिंग बुक के। उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा उदास थे, लेकिन ऑथर नहीं। क्योंकि एक चीज अगर ऑथर ने अपने कार एक्सीडेंट से सीखी थी तो वो ये थी कि उदास होने में या खुद के लिए बुरा फील करने के अंदर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हम वो चीजें चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑथर उदास नहीं हुए। उन्होंने ये भी सीखा है कि जो भी हम गलतियां सीखें हमारे चैलेंजेस से, उनके ऊपर फोकस करके हम दूसरों की लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। हम अपनी कोई भी खराब हालत को एक एडवांटेज में बदल सकते हैं, और ऑथर ने वही किया। 2006 के अंदर जीरो नॉलेज के साथ कि क्या प्रोफेशन है, वो एक लाइफ और बिजनेस सक्सेस कोच बने। जब वो 40 साल के एक फाइनेंशियल एडवाइजर को बोलने गए कि 40 साल के एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने ऑथर से पूछा कि क्या वो उन्हें कोचिंग देंगे। ऑथर मान गए, और ऑथर को ये चीज बहुत पसंद आई। उनके पहले क्लाइंट ने बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखे अपनी लाइफ और बिजनेस के अंदर, और बहुत पैशनेट थे दूसरों के हेल्प करने के लिए। और सिर्फ 26 साल के ऊपर ऑथर के प्रोफेशनल कोच की तरह सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो बहुत कम थी। लेकिन ये उनके पर्पस ऑफ लाइफ के साथ लाइन में थी। तो ऑथर गए इस चीज के लिए, और उनका कोचिंग बिजनेस बहुत अच्छा गया। वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सेल पीपल और बिजनेस ओनर के साथ मिलने लगे और उन्हें कोचिंग देने लगे। थोड़े ही टाइम के बाद उन्होंने अपनी पहली पेड स्पीच दी, जब वो एक बॉयज और गर्ल्स क्लब ऑफ अमेरिका से हायर किए गए थे, और उन्हें की नोट स्पीकर की तरह बुलाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। भले ही वो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑडियंस के अंदर बातें करते थे, लेकिन वो ऑडियंसेस सेल्स पीपल और मैनेजर्स की होती थी। 1998 से ऑथर के जो स्पाइकी हेयर्स थे, यूथफुल अपीयरेंस था, और उनका निकनेम था योपाल। योपाल हाल। ये लोगों को बहुत अमेजिंग लगता था। तो उन्होंने रही अपनी कहानी बोलना और शेयर करना चालू किया लोकल हाई स्कूल और कॉलेजेस के अंदर 2006 में। 2007, वो साल जब उनकी जिंदगी वापस से तहस तहस हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी रातों रात क्रैश हो गई। ऑथर की इनकम पूरी आधी हो गई। उनके क्लाइंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ऑथर अपने बिल नहीं दे पा रहे थे, अपने हाउस का पेमेंट। वो बहुत भारी डेट में आ गए थे, कर्जे में आ गए थे, और पूरे उदास हो गए। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली ऑथर सबसे रॉक बॉटम हिट कर चुके थे, जिंदगी के सबसे नीचे वाले स्तर पे थे। आज से पहले कभी भी उन्हें इतना लाचार तो नहीं लगा, या इतना डिप्रेस नहीं फील हुआ। और वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि अब वो कैसे अपनी जिंदगी बनाएंगे। वो अपने प्रॉब्लम्स का आंसर चाहते थे कि यार बस मिल ही जाए। उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी, सेमिनार्स अटेंड किए, कोच को भी हायर किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। 2007 के बाद दो आया 2008। ये साल वापस से उनकी जिंदगी ने यू टर्न लिया। उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड के सामने एक्सप्रेस किया कि यार मेरी जिंदगी बहुत खराब चल रही है, राइट, जिसको उन्होंने इतने टाइम तक छुपा के रखा, पूरा एक साल। और उसके क्लोज फ्रेंड का क्वेश्चन कि क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो,
ऑथर का आंसर था, यार मैं मुश्किल से बेड से उठ पाता हूँ हर एक मॉर्निंग, तो मैं एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा। उसके फ्रेंड ने कहा, तुम दौड़ना चालू करो, ये तुम्हें अच्छा फील करवाने में और अच्छा सोचने में बहुत हेल्प करेगा। ऑथर ने सोचा, यार मुझे तो भागना पसंद ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा चाहते थे कि कैसे भी उनकी हेल्प हो, तो उन्होंने ये एडवाइस मानी और वो भागने लगे। वो डेली सुबह रनिंग पे जाने लगे। वो बहुत डेस्परेट थे, तो उन्हें दो चीजें पता चली, राइट। इन दोनों चीजों की डिटेल्स जो है वो हम चैप्टर 2 के अंदर देखेंगे। लेकिन उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली पर डेली पर्सनल डेवलपमेंट रूटीन बनाने की, जिससे उन्होंने सोचा कि ये एनेबल करेगा उन्हें वो पर्सन बनने के लिए जो जिसकी जरूरत थी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और यही चीज ऑथर की पूरी लाइफ को जो है टर्न अराउंड देगा। और मजे की बात यह है कि ये चीज काम कर गई। उनके हर एक एरिया ऑफ लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगे इतनी फास्ट कि वो इसको बोलने लगे मिरेकल मॉर्निंग। जब तक 2008 का एंड आने लगा, उन्होंने अपना मिरेकल मॉर्निंग रूटीन कंटिन्यू रखा और एक्सपेरिमेंट करने लगे अलग अलग पर्सनल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस और स्लीप शेड्यूल्स के साथ, और रिसर्च करने लगे कि एक्चुअल में हमें कितनी नींद चाहिए। उनकी जो खोजबीन थी, उससे जो चीजें उन्हें पता चली, उससे तो वो पूरे टूट ही गए, अचंभित ही हो गए कि यार ये चीजें जो हम मेजोरिटी ऑफ द लोग मानते हैं वो कितनी वेस्ट हैं। और जो रिजल्ट्स उन्हें पता चले वो उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए, और वो भी इतने ही एक्साइटेड थे। उन्होंने अपने दोस्तों को, फैमिली को, सब लोगों को बताया, और उन्होंने देखा कि वो ऐसे ऐसे लोगों को देखने लगे हैं, राइट, फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, जो लोग मिरेकल मॉर्निंग ऑलरेडी फॉलो करते हैं। 2009 के अंदर ये ऑथर का बेस्ट साल था। उन्होंने अपनी सपनों की जो रानी थी उससे शादी की, वो प्रेग्नेंट हुए, एक छोटी सी बच्ची हुई, और कोचिंग बिजनेस अच्छा चलने लगा। उनके पास क्लाइंट्स की वेटिंग लिस्ट बनने लगी। उनका स्पीकिंग करियर वापस से ऊंचाइयां छूने लगा। वो टॉक्स देने लगे, मैसेजेस देने लगे हाई स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट के अंदर और नॉन प्रॉफिट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। मिरेकल मॉर्निंग आग की तरह फैलने लगा। उन्हें ईमेल्स मिलने लगे हर रोज लोगों से, ये बताने के लिए कि उनको कितने चेंज फील हो रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। और ऑथर को पता था कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करें। और बुक लिखने से अच्छी चीज क्या होगी। धीरे धीरे वो वापस से लिखने लगे, और कोई भी गलती मत रखना। अभी भी ऑथर राइटर नहीं है, लेकिन कमिटेड जरूर है। ठान ली है उन्होंने। और जैसे कि उनके अच्छे दोस्त रोमांसी उनसे हमेशा कहते थे कि जहां चाहा है वहां रहा है। वाह। टेकिंग योर लाइफ हेड ऑन। ऑथर ने अपनी स्टोरी जो है ये एविडेंस की तरह रखी है, सबूत की तरह, कि जिंदगी में कुछ भी आ जाए आप उसको ओवरकम कर सकते हो और अचीव कर सकते हो वो सारी चीजें जो आपके सपने हैं। अगर ऑथर मर के जिंदा होके और वापस से चलने लगे और पूरे फिनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली ब्रोक होके फिर से इतनी टॉप पोजीशन पे आ गए हैं, तो आपको क्या चीज रोक रही है? आपको तो कोई भी चीज नहीं रोकनी चाहिए। ऑथर ये मानते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम इस पर्सपेक्टिव को और ज्यादा एम्ब्रेस करें कि हम किसी भी मुसीबत से ओवरकम कर सकते हैं, किसी भी, राइट। लेकिन सबसे पहले हमें ओवरकम करना है खुद को। और इसकी शुरुआत होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, अपने पूरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और किसी और को भी ब्लेम नहीं करके। जिस डिग्री तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, उतनी ही डिग्री तक पर्सनल पावर आपको मिलेगी, और आप जिंदगी में कुछ भी बना सकते हो। देखो, ये बहुत जरूरी है समझना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं होती है ब्लेम की तरह। ब्लेम के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं किसकी गलती है किसी चीज के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करती है कि कौन कमिटेड है चीजें सुधारने के लिए। अगर ऑथर अपने एक्सीडेंट को देखें, तो जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी उस क्रैश के अंदर, लेकिन अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए तो वही रिस्पॉन्सिबल थे।
और उन्होंने वो चीज की। बहुत बार जिंदगी के अंदर ये मुद्दा ही नहीं होता है कि किसकी गलती है। मुद्दा ये होता है कि कौन कमिटेड है पास्ट को पास्ट में छोड़ने के लिए, और जैसी जिंदगी चाहिए वैसी जिंदगी बनाने के लिए। अब ये आपकी बारी है, ये आपकी कहानी है। ध्यान में रखो कि आप अपनी लाइफ के अंदर जहां पे भी हो अभी, ये सिर्फ एक टेम्पररी चीज है। और आप एग्जैक्टली वहीं पे ही हो जहां पे आपको होना चाहिए। आप इस मोमेंट पे पहुंच तो चुके हो, लेकिन खुद के बारे में समझने के लिए, ताकि आप वो पर्सन बन पाओ जिसको वो लाइफ बनानी होगी जैसी उसे चाहिए। जब भी लाइफ डिफिकल्ट या चैलेंजिंग लगे, तब हमेशा उसी चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अब तुम और आगे बढ़ो और ऊपर बढ़ो और बेटर बनो। तुम अभी उस प्रोसेस के अंदर हो जहाँ पे अपनी लाइफ स्टोरी तुम खुद लिख रहे हो, और कोई भी अच्छी स्टोरी बिना हीरो या हीरोइन के उनके प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को ओवरकम किए बिना तो आती ही नहीं है। जितने बड़े चैलेंज उतनी अच्छी स्टोरी। और क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है कहाँ पे तुम्हारी स्टोरी जाएगी, तुम अपना अगला पेज क्या लिखना चाहोगे। देखो, अच्छी बात तो ये है कि तुम अपने सारी चीजें चेंज कर सकते हो। जो भी चाहिए जिंदगी में वो चीजें बना सकते हो अभी से शुरुआत करके। ऑथर ये नहीं कह रहे कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम बहुत इजीली काम करके वो सारी चीजें हासिल कर सकते हो, वैसे बन सकते हो जैसा बनना चाहते हो। और पूरी बुक उसी के ऊपर है कि आपको हेल्प करे वो पर्सन बनने में जो आप बनना चाहते हो, जो सब कुछ क्रिएट कर पाए अपनी लाइफ के अंदर, लिमिटलेस। तो एक पेन लो, इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, एक पेन या पेंसिल लो और इस बुक के अंदर लिखो। जैसे जैसे आप पढ़ो, जो भी चीजें आपको अच्छी लगे रही, आप उन चीजों को मार्क करो, अंडरलाइन करो, सर्कल करो, हाईलाइट करो, पेजेस फोल्ड करो, जो चीजें करनी है करो। लेकिन सारी इंपॉर्टेंट अच्छी रिलेटेबल चीजों को कुछ ना कुछ करो, ताकि आप वापस से आके रेफर कर पाओ। ऑथर इस चीज में स्ट्रगल करते थे, क्योंकि वो बहुत एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव परफेक्शनिस्ट थे। उन्हें सब चीजें एकदम अच्छी ही चाहिए, और वो हमेशा अपनी चीजों को क्लीन और नीट रखते थे। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि उन्हें इस चीज से ऊपर बढ़ना चाहिए। राइट, इसका ये मतलब, क्योंकि एक बुक का पर्पस ये नहीं है कि आपको उसे छूना ही नहीं है। रेदर आपकी बुक का पर्पस ये है कि आपको उसमें से मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। ऑथर अब अपनी सारी बुक्स को अंडरलाइन करते हैं, ताकि वापस से जब भी वो पढ़ने जाएं तो वो क्विकली वो सारी चीजें रिकैप में ले पाए जो भी जरूरत की है, और उन्हें वो सारी चीजें बार बार ना पढ़नी पड़े। तो अब अगर आपके हाथ में अपना पेन है तो शुरू हो जाओ, क्योंकि अगला चैप्टर जो है आपकी लाइफ का वो बिगिन होने वाला है। वाह यार, बहुत अमेजिंग और बहुत प्यारी बुक लगी मेरे को तो। राइट, ऑथर ने अच्छा लिखा है। और सही बात है, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, राइट, वी कैन ऑलवेज, आई गेस सो, थ्राइव एंड बिकम बेटर।